हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे एक ब्रांड न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 9, द गिफ्ट ऑफ मैजाई। ये चैप्टर है क्लास 9th इंग्लिश पैनोरामा पार्ट 1 बुक से। इस पूरे लेसन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्वीट से कपल की, जो कि एक दूसरे को क्रिसमस पे गिफ्ट देने के लिए अपने बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं। अब सभी को देख के ये लग रहा होगा कि मैम मैजाई का मतलब क्या है। आई होप काफ़ी कम लोगों को इसका मीनिंग पता होगा। सो तभी भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहो, ताकि आपके जितने भी डाउट्स आपको आए हैं सभी के सभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट के नोट्स। वो नोट्स बनाने में जो आप इतनी मेहनत करते हो, अलग अलग बुक से बनाते हो, वी हैव इट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, वहीं से जाके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। Come on, let's begin with the session and always keep a short notebook with you। हमेशा बताया है इंग्लिश के सेशंस में बहुत बड़ा रजिस्टर नहीं, टेक अ शॉर्ट नोटबुक, ताकि कोई भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आते हों, यहाँ पे कोई सिनोनिम्स हो, कुछ फ्रेजेस हों, तो उनके मीनिंग्स हमेशा नोट डाउन करें। नाउ व्हेन वी बिगिन विद दिस सेशन, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मेनली द ऑथर। ऑथर, राइटर, लेखक भाई जो भी कहानी लिखते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। नाउ इट हैज़ 2 रीजंस बिहाइंड इट। पहली बात तो भाई, क्योंकि अगर तुम ऑथर के बारे में जानोगे तो तुम समझ पाओगे कि वो किस तरह की कहानियां लिखते थे एंड कैसा उन्होंने इस स्टोरी में लिखा है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु इज द ऑथर, आंसर लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ये काम है अपना। तो ऑथर के नाम बिल्कुल याद रखेंगे। ऑथर्स नेम इज ओलिवर हेनरी। 1862 to 1910 is the pen name of William Sidney Potter. He was a prolific writer. So आपने अगर ओलिवर हेनरी करके ना सुना हो, लेकिन कभी ना कभी कोई इनकी पॉम्स वगैरह या स्टोरी पढ़ी हो ऐसे नाम से, ओ हेनरी करके, ओ डॉट हेनरी। ओ हेनरी इज ओलिवर हेनरी और ये इनका पेन नेम है। नाउ व्हाट इज पेन नेम? मैम पेट नेम तो सुना था, निक नेम भी सुना था, पेन नेम क्या है भाई? तो पेन नेम यूजुअली जो ये राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, ये अपने नाम से अलग नाम रखने के लिए, जिस नाम से वो फेमस हो जाएं, प्रसिद्ध होते हैं लिखने के लिए, वैसा नाम रख लेते हैं। तो इन्होंने जो है, इनका रियल नेम इज विलियम सिडनी पॉटर एंड इज पेन नेम, यानी जब वो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, तो उनका नाम उसमें क्या डालते हैं? ओ हेनरी या ओलिवर हेनरी। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। He wrote 300 short stories which are collected in volumes such as Cabbages and Kings, The 4 Million, Roads of Destiny, Waifs and Strays and The Voice of the City। भाई इन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, यानी ये बहुत ही बढ़िया लेखक है खुद में, एंड ये स्टोरी भी होपफुली काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी आर बेस्ट नोन। तभी मैंने कहा था, देखो अभी इनके बारे में जब पढ़ोगे ना तो तुम समझ पाओगे कि ये इनकी स्टोरीज किस टाइप की होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हिज शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट नोन फॉर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स। विट यानी दिमाग की बात करते हैं, बहुत ही स्मार्ट स्टोरीज होती हैं इनकी, वार्म कैरेक्टराइजेशन होता है, स्वीट सी स्टोरी होती है, एंड कभी कभार जो है बोलते हैं ना एंडिंग में ट्विस्ट आ जाना, जैसे कहानी में यू टर्न आ जाता है ना मूवीज में एकदम एंड में, तो उसी टाइप की इनकी स्टोरीज होती हैं। He was called the American answer to the famous French short story writer Guy de Maupassant। यानी इन्हें जो है फ्रेंच में, फ्रांस में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनका नाम है, अब इनका प्रोनाउंसिएशन गाय भी हो सकता है, गुई भी हो सकता है, फ्रेंच में आई थिंक जो एक्सपर्ट हो वो जानते होंगे, गाय डी मॉपसेंट। वो फ्रेंच में जैसी कहानियां लिखते थे वैसा माना जाता था कि अमेरिका में उनका ये नाम दे दिया गया था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, माइकल जैक्सन थे भाई डांसर, तो कभी इंडिया में कोई बढ़िया से डांसर हो तो हम कहते हैं ना ये तो हमारे इंडिया का माइकल जैक्सन है कि नहीं? तो वैसे ही फ्रांस में जो गाय डी मॉपसेंट थे, ऐसा ही ओ हेनरी को माना जाता था अमेरिका में। Both authors were famous for surprise endings, but O. Henry's short stories are much more playful and optimistic than Maupassant's। तो दोनों ही ऑथर्स जो है एंडिंग उनकी बहुत ही सरप्राइज होती थी, यानी एंडिंग में एक बहुत अलग ट्विस्ट आ जाता है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने खुद स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे भी एक ना एंड में ट्विस्ट आया था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्टोरी में। और ये बताया गया है कि दोनों को अगर कंपेयर करें, वो फ्रेंच वाले एंड ये ओ हेनरी को, तो इनकी कहानी जो है थोड़ी ज़्यादा प्लेफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी पॉजिटिव आउटलुक वाली है। सो द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई depicts the profound love
of Jim and Della for each other and shows that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love. So यहाँ पे ये जो कहानी है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, ये एक लव स्टोरी टाइप की है जिम एंड डेला के ऊपर, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा वो कपल्स वाली लव स्टोरी टाइप का है जो आप समझ रहे हो ना भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है लास्ट में, वही तो बता रही हूँ, सरप्राइज एंडिंग है इसमें। नाउ गिफ्ट ऑफ द मैजाई में ये याद रखना, ये मैगी नहीं है ना। स्टार्टिंग में तो जिसने देखा होगा उसको मैगी की याद आ रही होगी, बट हमारी खाने वाली मैगी नहीं है, दिस इज मैजाई। इसका प्रोनाउंसिएशन में ज आता है, ठीक है। एंड मैजाई भी क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे, ठीक। सो चलिए भाई, हमारे कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स भी बता दिए गए हैं, जिम एंड डेला। जिम इज द हस्बैंड एंड डेला इज द वाइफ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। अब इस स्टोरी में देखो बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं जो है एक्सप्लेनेशन मिक्स लैंग्वेज में देती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में, यानी पूरी लाइंस वर्ड टू वर्ड बुक से ली गई है, ठीक है, तो ताकि बुक की कोई भी इन बिटवीन लाइंस को हम मिस नहीं करें। $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. अब यहाँ से एकदम कहानी शुरू होती है तो बच्चों को क्या चीज़ें समझ नहीं आती है, क्या बात चल रही है, तो टीचर है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे डेला जो है, डेला अपने पैसे काउंट कर रही हैं, डेला जो है अपने पैसे काउंट कर रही हैं, जो कि उनके पास बचते हैं सिर्फ $1.87, $1.07। अरे जैसे अपने इंडिया में होता है ना रुपए और पैसे, है ना, मान लो $1.10 एग्जाम्पल के तौर पे, तो वैसे यहाँ है $1.87, तो इसे अपन $1.87 कह सकते हैं। सिर्फ इतना सा था उन्हें, इतना सा ही बचा था उन्हें। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे वो बता रही है पेनी, यानी हिंदी में कहते हैं ना पाई पाई करके पैसे जोड़े हैं, तो इसने कैसे पैसे जोड़े हैं पाई पाई करके, जो ग्रोसरी वाला है यानी जिससे सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, राशन खरीदने जाते हैं, बुलडोजिंग, बुलडोजिंग यानी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग टाइप करते हैं, अरे नहीं भैया इतने में कम करता हूँ, मतलब 1-1 2-2 रुपये तक उसने जो है बार्गेनिंग करके ऐसे ऐसे करके जो है इतनी मुश्किल से उसने पाई पाई जमा करी है ना। यानी कोई भी चीज़ हो, किसी से भी डेली लाइफ में जो है होम मेकर्स डील करते हैं, हाउस वाइफ्स, जैसे मान लो कहीं से सामान लेना है ना, कोई रद्दी वाला हो गया, कुछ भी हो गया आप सामान मान सकते हो, है नहीं, वेजिटेबल वाला हो गया, तो 1-2 रुपए से जो है इतनी मेहनत करके जो है उसने बचाए, लेकिन बचे कितने फिर भी जाके $1.87। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि इसको पैसे का करना क्या है, सो लेट्स सी। 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. तो मतलब होता है ना कि हमारे पास जब ऐसा लगता है कि यार पैसे फिर से एक बार गिन के देख लेते हैं, कुछ तो ज़्यादा निकलेगा, एंड 3 बार उसने गिने पैसे, बट स्टिल अगेन इट वाज कमिंग आउट टू बी $1.87, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन जो है क्रिसमस का फेस्टिवल था। वी ऑल नो क्रिसमस इज द फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस मेनली, एंड जो बहुत अच्छी तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है भाई। So there was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it. तो अब उसके पास भाई और कोई चारा बचा ही नहीं था, बस उसने क्या किया, she flopped down. Flopped down यानी fell down, मतलब बैठ गई वो अपने shabby little couch पे। shabby का मतलब क्या होता है, एक तो चीज़ होती है something that is which is very neat, and shabby मतलब ऐसा बिगड़ा हुआ सा टाइप का काउच होता है ना, थोड़ा सा है ना, shabby सा होता है, उस पे वो बैठ गई एकदम से। and howl is basically to cry loudly, क्राई या फिर शाउट लाउडली कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू, ऐसे करके, है ना, रोने जैसी आवाज़ निकालते हैं ना, अब क्या करूँ, ऐसे परेशान हो जाते हैं कभी। सो दिस वॉज हर कंडीशन एज ऑफ नाउ, विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, sniffles and smiles with sniffles predominating। तो बोलता है, यहाँ पे बोला जा रहा है which instigates का मतलब है provoke, यानी बताता है ना, ये बताता है कि द मॉरल रिफ्लेक्शन इज दैट, जीवन क्या है, मतलब कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है तो हम ना बिल्कुल लाइफ की फिलोसोफर बन जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि लाइफ क्या ही है, सॉब्स, स्निफल्स एंड स्माइल्स। सॉब स्निफल का मतलब क्या है, दुखी होना, स्निफल करना यानी क्या होता है, जैसे आप रोते हो तो
ऐसे करके करते हैं ना, तो ऐसे करना और मुस्कुराना। विथ स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, स्निफल्स यानी और रोना थोड़ा ज़्यादा है, मुस्कान से तो रोना थोड़ा ज़्यादा ही है लाइफ में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है लाइफ की फिलोसफी बताई है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. तो यानी बोला चलो वो तो परेशान ही थी, उसके बाद उनका घर देखो, तो यानी they were not very rich, बहुत ही जो है मीडियम क्लास या लोअर मीडियम क्लास से थे वो लोग। एक फर्निश फ्लैट था, $8 पर वीक पे जो है उनको देने पड़ता था रेंट, ठीक है। एंड एकदम तो नहीं कह सकते कि बेगर, बिल्कुल ही जो है वो गरीब टाइप का डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो है इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द आउटलुक कि भाई हाँ वो जो है प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग या बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाला जो है हाल उनका था। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. So vestibule is basically entrance होती है ना, किसी के घर के मेन एंट्रेंस होती है, तो एंट्रेंस के वहाँ पे जो है एक लेटर बॉक्स था। तो ये एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनके घर का कि वो भी कोई खास नहीं था, इतना खराब हो गया था कि उसके अंदर कोई लेटर भी नहीं जाएगा एंड वो बटन वगैरह भी कुछ नहीं बचता है। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि वो किस तरह से हालातों में रहते थे। Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dellingham Young. The Dellingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. तो यानी यहाँ बताते हैं कि वहाँ पे घर के बाहर में जो जैसे आपका बोर्ड लगा रहता है, घर होता है लोगों का, कि जैसे मिस्टर वरुण जैन या फिर मिस जो है सोनल जैन, ऐसे करके घरों में नाम लगे रहते हैं। तो देयर अनटू का मतलब होता है टू दैट, उसी पर जो है एक कार्ड लगा हुआ था, जैसे मान लो इस टाइप का कोई कार्ड होगा जिस पे लिखा था मिस्टर जेम्स डेलिंगम यंग, और उसमें जो पहला जो ये नाम था बीच का डेलिंगम, वो उड़ के जो है कहीं हल्का सा मतलब खराब सा नहीं हो जाता है नाम, वो चला गया था। तब जो है कब, जब जो उनका ओनर है, ओनर यानी जेम्स की पहले जो है उसको सैलरी अच्छी मिलती थी, तब तक तो ये सब चीजें सही थी, पर अब वो भी जो है एकदम खराब सा हो रहा था उनका नेम प्लेट। Now when the income was shrunk to $20, the letters of Dellingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. तो मैं आपको बताती हूँ इन लाइंस का मतलब क्या है। इनसे ये बताना चाह रहे हैं, दो कैरेक्टर्स के बारे में तो अपन ने पढ़ा, एक तो है डेला, ठीक है, और दूसरा है जेम्स। जेम्स हमें क्लियरली समझ आ रहा है, ही इज द हस्बैंड। अब जेम्स के लिए ये बता रहे हैं कि उसकी पहले जो इनकम थी $30 थी पर वीक, ठीक है, और जब उसकी इनकम ऐसी थी तब जो उसका घर का जो दरवाजे पे कार्ड लगा रहता है ना, बोर्ड जहाँ पे नाम लिखा था, तब वो भी थोड़ा चमकता था, उसका डेलिंगम वगैरह सब बढ़िया दिखता था। और जैसे ही इसकी सैलरी घट के हो गई $20 पर वीक, तब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो डेलिंगम लिखा है ना एकदम बोरिंग सा हो गया है, और इसका डी तो मतलब मर सा ही गया है, इलिंगम लग रहा है। इलिंग यानी इल यानी बीमार टाइप का, तो इस टाइप का थोड़ा स्लैंग टाइप का ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया गया है। देखो, लुक्ड ब्लर्ड as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But wherever Mr. James Dellingham Young came home, whenever, and reached his flat above, he was called Jim. तो जिम कौन है भाई यहाँ पे? जेम्स उनका रियल नेम है, जिम जो जैसे पेट नेम होता है ना। He called him Jim and greatly hugged by Mrs. James Dellingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. तो यानी यहाँ पे जो है कितना भी प्रॉब्लम हो, कितने भी उनका घर गंदा रहो ये, लेकिन जब भी जेम्स यानी जिम जो है घर आता था उसको जिम बोला जाता है। एंड ग्रेटली हग बाय डेला, यानी घर आते हैं तो ऐसा नहीं आप हग करते हो, तो शी वाज हगिंग हर हस्बैंड। तो नहीं, ये तो है लाइफ चल तो बढ़िया ही रही है, दे वर लिविंग विद लव। देखो, प्रेम से जीवन जियो, कुछ हो नहीं हो गाड़ी निकल जाती है, ठीक है। सो तभी लास्ट में लिखा है विच वॉज ऑल वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी फर्दर। डेला फिनिश्ड हर क्राई and attended to her cheeks with the powder rug. तो डेला जो है अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, she was counting her pennies and वो फाइनली रो रही थी, बट अब जो है ना उसने अपना मुंह वगैरह सब पोंछ लिया। She stood by the window and looked out dully at a great cat walking a grey fence in a grey backyard. तो अब जो है वो विंडो के खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई, जहाँ पे एक डल सी ग्रे कलर की जो कैट होगी वो फेंस के ऊपर चल के जा रही होगी।
Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. तो अब उसकी परेशानी समझे. Next day Christmas है and she wants to buy a lovely present for his husband. तो वो इसलिए बहुत परेशान है कि सिर्फ इतने से पैसे में वो उसके लिए क्या खरीद सकती है भाई. तो अब आगे देखते हैं. She had been saving every penny she could for months with this result. $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim, her Jim. अब इसका मतलब क्या है, जैसे उसने शुरुआत में बताया था, हर दिन वो पाई बचा रही थी. मान लो तुम ₹1 का सिक्का, ₹2 का सिक्का कहीं से भी मिल गया, वो बचा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं खर्चे हो ही जाते हैं. एंड आई थिंक ये हर घर की कहानी है. वी नेवर नो, क्योंकि घर में खाना पीना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, खर्चे हो ही जाते हैं. तो जब वो कैलकुलेशन लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा जितनी सेविंग्स थी उससे ज़्यादा जो है उसकी स्पेंडिंग हो गई. एंड दे ऑलवेज आर, यानी और हमेशा ही ऐसा होता आया है. तो वही है, उसके पास से $1.87 थे टू बाय प्रेजेंट फॉर जिम, हर जिम, यानी उसका जिम. बहुत प्रेम से वो, यानी बहुत ही ज़्यादा लव, आउट ऑफ लव शी इज सेइंग हर जिम. So now let's see what she does. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling. Something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. So many a happy hour. Happy hour का यहाँ पे मतलब है break time, यानी free time में. वैसे अगर आपने कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुने हो, हैप्पी आवर का बेसिकली ऐसा मतलब होता है कि कुछ जगहों पे, कुछ बार्स में, कुछ क्लब्स में जो है जब अल्कोहल का प्राइस कम हो जाता है. पर यहाँ पे हैप्पी आवर का मतलब है ब्रेक टाइम. तो जब भी फ्री होती थी वो, जब भी टाइम होता था, यार इतने टाइम से वो बेचारी अपने हस्बैंड के लिए प्लान करती आ रही थी कि क्रिसमस पे मैं उन्हें क्या दूँ. एंड आई थिंक इस कंडीशन से हम सब कभी ना कभी गुजरे होंगे. अगर हमें किसी को गिफ्ट देना हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, हमारे कोई बहुत अच्छे दोस्त हों, तो कितना टाइम लगता है सोचने में कि उन्हें क्या पसंद होगा एंड क्या पर्सनालिटी होगी. एंड इफ द पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू अस, सो आई होप बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है. एंड अगर आप लोग को हुई है कभी डिफिकल्टी, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना, कि आपको किसको गिफ्ट देने में सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है. क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, हमसे इतने क्लोज होते हैं, लेकिन दे आर वेरी बहुत ही चूजी भी होते हैं वो लोग. तो हमें लगता है कि हम उनको ऐसा क्या दें जो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं बताऊँ, जब मुझे यूजुअली मेरी मदर को गिफ्ट देना होता है. दिस इज़ माई केस. सो आई हैव टू थिंक लॉट, बिकॉज पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी नहीं पसंद. एंड फिर भी हम सोचते हैं हम उन्हें क्या दे सकते हैं. सोचते सोचते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किसको गिफ्ट देने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. यहाँ तो अभी हम बात करते हैं डेला की, जो कि बेचारी बहुत ज़्यादा सोचने लगी. और वो क्या सोचती हैं, समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग. स्टर्लिंग यानी कुछ ऐसा, हम सोचते हैं कुछ ऐसा जो बाकी सबसे अलग भी हो, रेयर भी हो, और स्टर्लिंग यानी हाई क्वालिटी का, कि उनको अच्छा भी लगे. जिस टाइप की पर्सनालिटी वो हैं, वो खुद इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो मैं उन्हें कुछ अलग देना चाहूँगी. समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम. मतलब वो कह रही हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिम जो है उसे जब ओन करे तो उसे प्राइड वाली फीलिंग है. मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पे वो कंसिडर कर रही है, ही इज़ वेरी प्रेशियस. तो जो वो चीज़ उनके पास हो वो भी वो काफ़ी प्रेशियस होनी चाहिए, लेकिन कॉमन भी नहीं हो, रेयर भी होनी चाहिए, सबसे अलग, सबसे जुदा. तो यहाँ पे डेला की कंडीशन में समझ पा रही हूँ, बेचारी बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं गिफ्ट देने के लिए. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. तो pier glass बेसिकली क्या होता है, एक लार्ज शेप का मिरर होता है, विच इज़ यूज ओरिजिनली टू फिल द स्पेस बिटवीन विंडोज़ के बीच में जो है स्पेस फिल करने के लिए एक ऐसा टाइप का ग्लास लगा देते हैं. अब उस ग्लास में होता क्या है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो वो एक मिरर की तरह काम करता है. मतलब इन लोग के पास ऐसा था, ये लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे मिरर लेना भी. देवर अ वेरी काइंड ऑफ अ पुअर टाइप की फैमिली, आप समझ सकते हो. तो उनके पास मिरर भी नहीं था. तो एक विंडो था पियर ग्लास टाइप का, तो उसमें जो है उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है. यानी अगर कोई पतला सा इंसान हो, जैसे कि आगे दिया है, पढ़ते हैं, अ वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन में, बाय ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन इन अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. तो यानी एक बहुत ही पतला अगर कोई भी इंसान हो, तो अगर वो अपना
रिफ्लेक्शन देखेगा ना तो आराम से ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबाई में अपने आप को देख सकता है, जैसे मैं पतली हूँ, यस आई नो, ठीक है, सबका होगा कि पलक मैम तो अपने आप को देख पाएंगे बिल्कुल, तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो डेला भी जो है बीइंग स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है समवन हु इज थिन बट इन एन अट्रैक्टिव वे, सो आई एम आल्सो स्लेंडर एंड डेला इज आल्सो स्लेंडर। तो उसने ये आर्ट मास्टर कर लिया था कि उसको कभी भी तैयार वैयार होना पड़ता था ना, तो वो क्या करती थी, उस विंडो में जाके खड़े हो जाती थी और बढ़िया बढ़िया बाल वाल बनाती थी, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाती थी, ठीक है। चलिए सब देखते हैं उसको क्या आइडिया आएगा खुद को देख के। Suddenly she whirled from the window and stood before the class. Whirled का मतलब ऐसा होता है whirl करना, यानी बहुत ही ज्यादा तेजी से चली एंड देन ग्लास के जाके आगे सामने खड़ी हो गई, यानी कुछ तो आइडिया आया है उसे। Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. उसकी आंखें जो है बिल्कुल ही चमक रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, पता है उसने क्या किया, एकदम से जो अपने बाल बंधे हुए थे उन्हें खोल दिए, फुल लेंथ तक खोलने दिए, मतलब पूरे बाल जो है बंधे हुए थे वो उसने खोल दिए। नाउ देयर वर टू पोजेशंस ऑफ द जेम्स, हाँ यही आगे चलो। नाउ देयर वर टू पोजेशंस ऑफ द जेम्स डेलिंगम यंग इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड। One was Jim's gold watch that had been his father's and grandfather's, the other was Della's hair. तो यानी यहाँ पे अब इनको दो पोजेशन जो है मिल चुके हैं। पोजेशंस का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि पोजेशन, अब तुम देखो ये लोग इतने रिच तो थे नहीं, तो यूजुअली क्या होता है इंसान के पास जब कुछ नहीं होता है, गोल्ड होता है, अपन गोल्ड बेच देते हैं, ये करते हैं, तो इनके पास क्या चीज़ थी कि वो दे के कुछ ले सके। सो एक इन्होंने बताई कि जो जेम्स है यानी उनका हस्बैंड जो जिम है उसके पास एक गोल्ड की वॉच थी, मतलब दादा परदादा पापा इनके टाइम की है ना, उनके पापा को उनके दादाजी से मिली एंड देन ही गॉट इट फ्रॉम हिज ओन फादर। ये तो एक चीज हो गई। और दूसरी क्या हुई, डेला के पास उसके बाल। बोलो पलक मैम बाल का क्या करेंगे? सो शी हैज समथिंग प्लान, यानी उसके हेयर इतने लंबे थे, तो हेयर का भी यूजुअली एक बिजनेस होता है। सो इफ यू गिव योर हेयर यू गेट समथिंग इन रिटर्न। सो उन हेयर का विग्स वगैरह भी बनती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, राइट। तो यानी अब उनके पास दो पोजेशन थे, तो बहुत रिच नहीं थे वो कि वो गोल्ड वगैरह बेच दें, इतना तो उनके पास था ही नहीं। तो उनके पास जो मेन पोजेशन थी, एक तो गोल्ड की वॉच जो थी जिम की वो, और एक जो है डेला के बाल। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry, just to depreciate her Majesty's jewels and gifts. So अब मैं आपको बताती हूँ confusion usually क्या कहाँ आता है बच्चों को, कि इस लाइन का मतलब क्या है मैम। अब यहाँ पे मैं तुमको बता रही हूँ, यहाँ ये एक सपने नहीं देखते हैं अपन। मान लो, जैसे मान लो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं मानो, है ना, मानो नहीं है, ठीक है। तो इफ माई हेयर आर वेरी नाइस, तो मैं क्या समझूंगी, मुझे अपने बालों को फ्लॉन्ट करना होगा। तो फ्लॉन्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगी, बाल सुखाने के लिए बढ़िया बालकनी में जाऊँगी और मेरे आसपास एक बहुत ही जो है मान लो मॉडल कोई रहती हूँ और उसको ऐसे फ्लॉन्ट करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पे बात बताती हूँ है क्या, डेला ऐसा सोचती है, had the queen of Sheba, कि अगर जो है मान लो वैसे सोच रही है कि शीबा की जो महारानी है ना, हु इज द क्वीन ऑफ शीबा, पहले जल्दी से वो समझो। बाइबल में जो है इन द बाइबल द क्वीन ऑफ शीबा इज अ रेयर नॉन इजराइलाइट वुमन हु इज नॉट डिफाइंड बाय हर मटेरियल और मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एन इजराइलाइट मैन, बट रादर बाय हर डिजायर फॉर विजडम एंड वेल्थ। तो बाइबल में माना जाता है क्वीन ऑफ शीबा एक ऐसी वुमेन है जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ मेल के साथ सीमित नहीं है कि ये इसकी वाइफ है या ये है, जबकि वो अपनी खुद की बुद्धिमत्ता, खुद की जो है स्ट्रेंथ के बारे में जानी जाती है। दैट इज क्वीन ऑफ शीबा। तो मतलब बहुत अच्छी क्वीन हम मान सकते हैं उन्हें। सो ऐसा डेला सोचती है कि अगर ये क्वीन यहाँ रह रही होती फ्लैट में, तो मैं जो है उनके जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ज्वेलरी है, तोहफे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट और बढ़िया क्या होते, मेरे ये बहुत ही बढ़िया बाल। तो ऐसा जो है डेला सोचती हैं। ओके, देन आगे जो है किसके लिए, वॉच के लिए, जिम की वॉच के लिए क्या सोचते हैं, हैड किंग सोलोमन बीन द जैनिटर विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल अप इन द बेसमेंट, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy। तो वही जो क्वीन ऑफ शीबा थी, वैसे ही जो है एक किंग सोलोमन है कि अगर वो यहाँ पे रहते तो उनकी जो है इतनी सारी चीज़ें होती, उनके खजाने होते बेसमेंट से, लेकिन जैसे ही जिम वहाँ जाता अपनी जो है वॉच हर बार उन्हें बाहर दिखाता, है ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब बियर्ड बनाते टाइम जो है वॉच वो दिखा देता ताकि उनको जो है एनवी हो। एनवी इज बेसिकली क्या होता है, किसी से जेलिस होना यानी जलन, ठीक है। तो ऐसे ये सोच रहे थे, है ना, ख्वाब देख रहे थे। सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her,
rippling and shining like a cascade of brown waters. So अब तुम्हें समझ आया कि बेला के पास क्या आइडिया है. बेला के जो बाल हैं मस्त जो हैं एकदम लंबे, एकदम जो है ब्राउन कलर के हेयर थे, रिपलिंग एंड शाइनिंग. रिपलिंग एंड शाइनिंग एकदम नीचे तक जा रहे थे, वो बाउंसी टाइप हेयर होता है ना, एकदम मस्त वेवी से शाइन करते हुए, लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स. व्हाट इज कैस्केड? इट इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट फॉल्स डाउन और हैंग्स डाउन. जैसे कोई चीज़ जो बहुत ही भारी मात्रा में नीचे गिर रही हो. तो अब यहाँ जैसे इसके बहुत सारे बाल थे, तो इट वॉज लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर. ब्राउन वाटर क्यों? क्योंकि उसके बाल जो है ब्राउन कलर के थे. तो इट्स जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल की तरह दिया है, लाइक अ कैस्केड. तो लाइक अ कैस्केड ये क्या हो गया? ये एक सिमिली हो गया. ओके, यहाँ पे याद रखना है, दिस इज अ पर्सन, दिस इज बेसिकली एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार भी कहते हैं बेटा. ओके, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पढ़ते हो हिंदी में. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स सिमिली. सिमिली यानी जब हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, या फिर लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन फ्लावर्स वाटर्स. तो कहीं भी वर्ड लाइक आए या एज आए, कंपेयर करे, तो दैट इज अ सिमिली. तो इंफॉर्मेशन डिटेल बिल्कुल याद रखते जाना है. चलिए, लेट्स मूव अहेड. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. मतलब उसके बाल इतने लंबे थे कि उसके लिए एक गारमेंट यानी उसके एक ड्रेस की तरह बन गए थे. उसके घुटने तक आ रहे थे उसके बाल. And then she did it up again nervously and quickly. And then उसने जो है nervously अपने फिर बालों को ऊपर कर लिया. Once she faltered for a moment या for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. On went her old brown jacket, on went her old brown hat. With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the street. तो पहले तो वो सोच रही थी अपने बालों के लिए, फिर एकदम से नर्वसली उसने बाल बंद कर दिए. यानी कहाँ इरादा है उसका कि उसको वो अपने बाल वो बेच देगी, वो कटवा के वो बालों को बेच देगी. फॉल्टर्ड यानी मूव इन एन अनस्टेडी वे, यानी एकदम से तो वो थोड़ी कंफ्यूज होने लगी. होता है ना कि तुम कोई डिसीजन बनाने वाले हो लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तुम उसको बार बार रीथिंक करते हो. तो कभी ऐसे हो रही है, वो बाल उठा लिए उसने, और फिर ऐसे ऐसे स्टेडली वे में इधर उधर उसके बाल गिर रहे थे, वो सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ. एंड देन फाइनली जो है वो सोचती है कि ठीक है, दरवाजे से बाहर वो निकलती है, सीढ़ियों से नीचे चली जाती है स्ट्रीट के वहाँ. Where she stopped, the sign read MME Sofroni, hair goods of all kinds, यानी मैडम सॉफ्रनी hair goods of all the kind, ऐसे करके एक बोर्ड लगा हुआ था एक शॉप के बाहर. One flight up, Della ran and collected herself panting. तो यानी स्टेज से ऊपर वो चढ़ी, डेला भग भग के गई, and then she was panting. Panting का मतलब क्या होता है? To breathe quickly. ये यूजुअली कब होता है? जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं तो ऐसे हाँफते हैं ना, बेसिकली दैट इज पैंटिंग. मैडम, लार्ज, टू वाइट, चिली, हार्डली लुक्ड द सॉफ्रनी. तो सॉफ्रनी का बेसिकली मीनिंग काइंड ऑफ होता है समवन हु इज वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ, हम मान सकते हैं. लेकिन जब उसने मैडम को देखा तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम बोल्ड और एकदम बड़ी सी वुमन थी, एकदम वाइट, एकदम सफ़ेद था उनका चेहरा, है ना, एकदम सॉफ्रनी जैसी तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही थी. अब आती है इनके बीच में होती है क्या? कॉन्वर्जेशंस. डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा? कॉन्वर्जेशन. ठीक है, देखते हैं. विल यू बाय माई हेयर? आस्क्ड डेला. डेला पूछती हैं कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? I buy hair, said madam. Take your hat off and let's have sight at the looks of it. तो मैडम कहती हैं हाँ भाई मैं बाल ही खरीदती हूँ, तो अपनी जो है हैट उतार दो और मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि तुम्हारे बालों की लेंथ क्या है, क्वालिटी क्या है. Down rippled the brown cascade. Rippled यानी एकदम जो है बहते हुए गए उसके brown cascade यानी लंबे जो है brown कलर के hair. $20, said madam, lifting the mask with a practiced hand. तो मैडम ने क्या कहा? जैसे ही मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत लंबे बाल है, समझ लो मेरे तो छोटे हैं, ऐसे हाथों से प्रैक्टिस होंगी उनकी, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, ऐसे बाल उठा के देखते उन्होंने कह दिया कि भाई $20, इसके मैं तुम्हें क्या दूंगी? $20. मेरे बाल बिगड़ गए. चलो, गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला. दे दो मुझे, जल्दी से दे दो. तो ये देखो इस तरह से जो है उन्होंने उसके बाल, ये बाल तो बहुत बड़े हैं, देखो इतने बड़े बाल हैं मस्त, यहाँ तक उठाए और कैंची से काट दिए. और आई थिंक मैक्सिमम लड़कियों को जिनके लंबे बाल हो गए उनको बहुत दिल से दुख हो रहा होगा, बट वो जो है ये अपने हस्बैंड के लिए कर रही है. Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. She found it at last. यानी अब जो है
बाल उसने कटवा लिए, उसको $20 मिल दिए और अगले 2 घंटे तक जो है रोजी विंग्स यानी उसको पर लग गए थे, क्योंकि अब पैसे हाथ में आ गए। होता है ना कि जब पैसे मिल जाते हैं देन यू आर तो एकदम बढ़िया, इधर उधर घूम रही है, भाग रही है ना, बिल्कुल इधर उधर देख रहे हो, उसको भूल गई है कि उसके बाल भी कटे हुए हैं, कुछ नहीं, बस वो किस में लग गई थी, शी वॉज जस्ट रैनसैकिंग द स्टोर्स। रैनसैकिंग का मतलब क्या होता है, टू सर्च अ प्लेस मेकिंग इट अनटाइडी एंड कॉजिंग डैमेज, यूजुअली बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो यानी इधर उधर वो घूम रही थी, हर स्टोर पे जा रही थी, इतनी तरह की चीजें निकलवा रही थी, क्यों, जिम के लिए एक बहुत ही रेयर गिफ्ट ढूंढने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट एंड फाइनली आखिर में उसे वो गिफ्ट मिल गया। It surely had been made for Jim and no one else. तो फाइनली उसने ये सोचा कि ये जो गिफ्ट है ये तो सिर्फ जिम के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं बना। So let's see, I hope you all are excited to see what is the gift. There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. यानी ऐसा गिफ्ट जो उसने हर स्टोर में देख लिया लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation as all good things do. यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे देखो उसने जो है, आपको याद है जिम की एक गोल्ड वॉच की बात कर रहे थे जो उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, तो उस गोल्ड वॉच के लिए डेला ने जो है खरीदा एक प्लैटिनम फॉब चेन। इस टाइप का एक प्लैटिनम फॉब चेन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी नहीं है लेकिन सिंपल और एकदम जो है ना जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। मेरिट्रिशियस का यहाँ पे मतलब होता है समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव बट हैविंग नो रियल वैल्यू। तो ऐसा नहीं है, नॉट बाय मेरिट्रिशियस की कुछ चीज़ें होती है ना जो दिखने में तो चमक धमक दिखती है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांड अच्छा नहीं होता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो लेकिन इसने जो प्लैटिनम की फॉब चेन ली, इट वॉज सिंपल, अट्रैक्टिव भी थी लेकिन उसकी वैल्यू भी थी, उसकी वैल्यू बहुत ही ब्रांडेड थी और अच्छे खासे पैसे की थी। यानी उसको जो है परफेक्ट गिफ्ट मिल गया जिम के लिए। फाइनली वी ऑल आर रिलैक्स, बट लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन दी स्टोरी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, एज सुन एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। तो मतलब ऐसा था, जिस टाइप की वो घड़ी थी उतनी ही वर्थ की जो है क्या थी, उसकी चेन थी। और जैसे ही उसने वो चेन देखी उसे पता चल गया ये जिम के लिए है। इट वॉज लाइक हिम, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ। तो वो यहाँ ये कहते हैं बिल्कुल जिम की तरह लग रही है ये, बिल्कुल ही शांत सी चेन, बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं एंड वैल्यू की भी, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन, दोनों के लिए सही बैठता है। अप्लाइड टू बोथ, बोथ यहाँ पे कौन है, एक तो चेन एंड दूसरा वो जिम के बारे में भी कह रही हैं कि दोनों एकदम क्वाइटनेस, बहुत फैंसी नहीं, और वैल्यू यानी किसी वैल्यू की होती है ना कोई चीज़, वैल्यू एडेड, ऐसे कीमती, इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन। $21 they took from her for it and she hurried home with the 87 cents. तो याद कीजिए शुरुआत में उसके पास से 1.87 cents, ठीक है, बाल बेचने के बाद कितने हुए उसके पास $20, तो टोटल कितने हो गए थे $21.87। अब उसमें से 21 किस में लग गए, 21 उसने लगा दिए चेन में, तो उसके पास बचे कितने, शी वॉज ओनली लेफ्ट विद 87 सेंट्स। ठीक है, ये क्यों बताया मैथ्स, ताकि हिसाब बता दूं मैं तुमको, है ना, क्या मैथ्स चलाया इन्होंने यहाँ पे। $21 दे टुक फ्रॉम हर, है ना, फॉर द चेन। सो उसके पास क्या कितने बचे, 87 सेंट्स लेके बस वो जल्दी से घर भगी। With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. So देखो कभी कभार होता है ना, कोई चीज़ हमारे पास बहुत ग्रैंड होती है लेकिन उसके साथ वाली चीज़ इतनी वैल्यू की नहीं होती, तो दूसरी की भी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। तो उसकी वॉच तो बहुत ही ग्रैंड थी लेकिन कभी कभार जो है वो देखता था उस, मतलब उसकी वाइफ ने वो चीज़ ऑब्जर्व की कि हर बार उसके साथ जो ना पुरानी सी एकदम लेदर का स्ट्रैप था, मतलब घड़ी का ये गोला मान लो तुम, एकदम गोल्ड का एकदम बढ़िया, लेकिन जो स्ट्रैप लगाते हो वो बेकार, तो घड़ी की पूरी वैल्यू गिर जाएगी। तो बार बार उसे देखता रहता था। तो इसीलिए जो है अपने आप डेला ने सोचा कि उनको ये पसंद नहीं आता है, तो इसके लिए मैं एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ लाऊंगी ताकि वो कहीं भी जाए तो उनका एक तो बिल्कुल उनको भी अच्छा लगे और उनका मान भी बना रहे। Tradition of giving presents or gifts is very common on some occasions in every religion. And ये तो बिल्कुल ही सही बात है, हर रिलीजन में, हर धर्म में जो गिफ्ट या तोहफे देने का, स्वीट्स देने का ट्रेडिशन जो है, प्रथा जो है चलती आई है। फॉर एग्जाम्पल हम तो इंडियन से, हम तो त्योहारों की जो है गिफ्ट्स ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर द क्रिश्चियंस इट इज़ क्रिसमस, फॉर द हिंदूज इट इज़ दिवाली, फॉर द मुस्लिम इट इज़ ईद एट्सेट्रा। तो यानी क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस होता है,
हम जो है हिंदूज़ में दिवाली पे मनाते हैं, खैर आजकल तो सब फेस्टिवल सब लोग ही मनाते हैं, लेकिन होता है ना एक मेन फेस्टिवल होता है जिसमें हम आपस में गिफ्ट देते हैं और खर्चियों के लिए इंतज़ार करते हैं कि नहीं, बड़ों से खर्चियाँ मिलती हैं, हमको बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, चॉकलेट के बॉक्सेस मिलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही बात है, सेम दे वर क्रिश्चियंस, दे वर वेटिंग फॉर क्रिसमस, एंड तभी इतनी खुशी से वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले रहे थे। लेट्स मूव अहेड। When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. तो वो जैसे ही घर पहुंची उसको जो है थोड़ा सा केयरफुली और वो सारे काम करने लगी, क्योंकि अब भाई उसके बाल तो उसने हटा दिए थे और जैसे ही जिम देखेगा वो भी परेशान होगा। तो उसने सोचा अभी वो फटाफट से जो उसने गैस वैस जलाया और जो बिखरा हुआ घर था, क्योंकि अब त्यौहार आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साफ़ सफाई, दिवाली की साफ़ सफाई तो खैर सभी को पता होगी, है कि नहीं, बहुत साफ़ सफाई करते हैं। तो वैसे ही हर त्यौहार पर सब लोग करते हैं, विच इज़ ऑलवेज अ ट्रेमेंडस टास्क डियर फ्रेंड्स, अ मैमथ टास्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क होता है घर को समेटना करना, तो वही वो कर रही थी। Within 40 minutes, her head was covered with tiny clothesline curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. सर अब यहाँ पीछे भी बात कही गई थी कर्लिंग की, तो कर्लिंग आपको पता होगा ना, कर्लिंग मशीन होती है, लड़कियों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा कोशिश किया कि उसके बालों को उसने कर्ल करके कर दिया, है ना, कर्ल करके, ताकि छोटे छोटे बाल थे तो इस टाइप से बांध दिया कि पता नहीं चले जिम को कि उसने बाल कटवाए हैं। एंड शी वॉज लुकिंग लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय। स्कूल बॉय यानी एक ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो स्कूल में जाते हैं और बिल्कुल छोटा सा हेड है, कर्ल्ड बाल हैं, वैसी लग रही थी वो, ठीक है। She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. And ऐसे बाल बना के वो खुद को देर तक देख रही थी मिरर में कि यार ठीक तो लग रहा है सब कुछ। If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. तो वो खुद को देखती है कि जिम मुझे मार डाले भैया, कि अगर वो मुझे देखते ही शायद ज़्यादा मुझे घूर के देखेगा, ज़्यादा टाइम तक उसने अगर मुझे ऑब्जर्व किया तो वो ही कहेगा कि आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड कोरस गर्ल। अब कोनी आइलैंड कोरस गर्ल्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा यूजुअली अमेरिका में पुराने टाइम में जो प्लेज होते हैं, स्किट्स होते हैं, तो उसमें ऐसे परफॉर्मर्स होते हैं ना, सब एक ही जैसे दिखते हैं, एंड दीज ऑल आर यूजुअली शॉर्ट हेयर होते थे। तो कोनी आइलैंड कोरस गर्ल यानी वो उसके शॉर्ट हेयर हो गए थे तो वो उन्हीं की तरह लग रही है, ठीक है, ऐसा बोल देगा शायद जिम, ऐसा सोच रही है कौन, डेला। बट what could I do? Oh, what could I do with $1.87? तो वही तो कह रही है कि पर अगर मैं ये नहीं करती, अगर अपने बाल मैं नहीं बेचती तो ये 1.87 सेंट से क्या ही मैं खरीद पाती उसके लिए। तो वो खुद को जो है ना थोड़ा रिलैक्स फील करा रही थी कि कोई बात नहीं, जो मैंने किया है ठीक है। At 7 o'clock, अब आगे आते हैं, this is done right. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove. Hot and ready to cook the chops. तो 7 बजे जो है कॉफ़ी वगैरह सब बन गई थी, फ्राइंग पैन तैयार था, बढ़िया क्रिसमस का टाइम है ना, एंड सब कुछ जो है रेडी टू कुक द चॉप्स। चॉप्स का मतलब क्या होता है, चॉप यानी काटना, तो जो सब्जियां कटी हुई सब रखी थी तो वो चॉप्स रेडी थी, बस उनको स्टोव में डालना था। जिम वॉज नेवर लेट, हमेशा की तरह जो है जिम टाइम पे आ गए थे। Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. तो जिस दरवाजे से हमेशा जिम एंटर करते थे, डेला जो चेन लाई थी डबल फोल्ड यानी ऐसे हाथ में ऐसे बंद करके अपन रख देते हैं, मान लो ये चेन है, चेन को रखा और ऐसे बंद करके बैठी हुई थी एंड किसका इंतजार कर रही थी, जिम का वेट कर रही थी। Then she heard his step on the stairway down on the first flight and she turned white for just a moment. And उसको जैसे ही स्टेप यानी उसके कदमों की आवाज़ आ गई जब वो चढ़ रहा था, बस फिर वो जो है बिल्कुल ही she turned white. Turned white का मतलब होता है फेस जब पेल हो जाता है। अब ये यूजुअली कब होता है, जब इंसान थोड़ा घबराया होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है। एंड इसका रीज़न क्या था, ऑफ कोर्स क्योंकि यार उसके इतने ब्यूटीफुल लंबे बाल थे और उसने शॉर्ट करा लिए थे, तो उसको उसी का कहीं ना कहीं डर था कि जिम कैसे रिएक्ट करेगा। She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered. तो डेला की एक आदत है, आई थिंक हम काफ़ी लोगों की आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी प्रेयर्स करते रहते हैं। जैसे हम एक होता है ना इंटरनल पावर से एक प्रेयर मांगते हैं गॉड से कि अरे भगवान या प्लीज़ ये वाली चीज़ सही कर देना, यानी हमको किसी से बात करने जानी है तो हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे ही प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ 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 ये करा दो। तो वैसे ही जो है डेला प्रेयर करती है अभी भी जिम के आने से पहले। एंड व्हाट इज़ हर प्रेयर, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। तो वो ये कहती है प्लीज़ भगवान उसको ये सोच, मतलब मेक हिम थिंक कि वो यही सोचे कि मैं अभी भी सुंदर हूँ, कि ऐसा नहीं कि मेरे इतने लंबे बाल थे तभी वो मुझे सुंदर मानते थे, अभी भी जब मैंने छोटे करा लिए, सो ही स्टिल थिंक्स आई एम प्रिटी। तो ऐसे जो है वो प्रेयर कर रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and serious. तो दरवाज़ा खुला, जिम आगे आए एंड वो बिल्कुल ही थिन यानी पतले से और एकदम सीरियस टाइप लग रहे थे. Poor fellow. He was only 22 and to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. So वो बेचारा वो भी क्या करता, सिर्फ 22 साल की उम्र का था जब उसको जो है फैमिली का पूरा बोझ संभालना पड़ा, सारे काम करने पड़े और उसको जो है नई चीज़ें चाहिए थी. लेकिन होता है ना फैमिली में इंसान खुद के लिए काफ़ी कम खरीदता है और एक दूसरे के लिए ज़्यादा. जैसे यूजुअली फैमिली में फादर्स मदर्स जो होते हैं अपने लिए काफ़ी कम चीज़ें कर पाते हैं और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा डेडिकेट करते थे. तो उसका भी यही चीज़ थी, उसको नया ओवरकोट चाहिए था. बेचारे ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहन के रखे थे उसने. ठीक है, एंटर करता है अब वो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर as immovable as a setter at the scent of quail. तो आपको फिर से यूज किया गया है एक सिमिली एंड ये सिमिली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है. as immovable as a setter at the scent of quail. so scent of quail basically क्या होता है, ये एक सिमिली है. दिस इज शोइंग हाउ dumbfounded he was, यानी कितना वो परेशान सा था और कितना stupid सा वो लग रहा था. his eyes were fixed upon Della. dumbfounded यानी एकदम से शॉक टाइप का नहीं हो जाता कोई इंसान. His eyes were fixed upon Della और वो कंटिन्यूसली डेला को ही देख रहा था. अब तो लग रहा है क्योंकि समझ तो गया वो कुछ तो गड़बड़ है बताया. ठीक है. And there was an expression in them that she could not read and it terrified her. और the thing was डेला को उसका एक्सप्रेशन अजीब लग रहा था और वो एक्सप्रेशन उसके समझ ही नहीं पा रहे थे. तो वो बिल्कुल ही टेरिफाई हो गई, बिल्कुल घबरा गई कि भाई अब क्या होगा. It was not anger nor surprise nor disapproval nor horror nor any of the sentiments that she had been prepared for. तो यानी उसको समझ ही नहीं आए. यहाँ तो गुस्से में भी नहीं था जिम, सरप्राइज भी नहीं था, डिसअप्रूवल भी नहीं था, डरा हुआ कुछ भी नहीं था. मतलब ऐसा जो डेला ने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अलग ही एक्सप्रेशन था. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on that face. मतलब सिंपली वो बस खड़ा था और उसे बस देख रहा था. पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, एक अजीब सा एक्सप्रेशन. मतलब ये क्या हो गया. खैर वो एक्सप्रेशन मैं भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कैसा एक्सप्रेशन दे रहा था भाई वो, बिल्कुल ही स्ट्रेंज. डेला रिगल्ड एंड वेंट फॉर हिम. रिगल्ड का मतलब है उसने कहा कि चलो चलो इसका मैं ध्यान बटाती हूँ, इधर उधर करती हूँ. तो रिगल्ड यानी एकदम क्विकली से जो है बाकी सब छोड़ के वो उसके पास चली गई. ठीक है. वेंट फॉर हिम यानी उसके पास चली गई. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब कहती हैं जिम डार्लिंग शी क्राइड डोंट लुक एट मी दैट वे. मुझे इस तरह से मत देखो भाई. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. तो वो बता देती है क्लियरली कि मुझे ऐसे मत देखो, मैंने जो है अपने बाल इसलिए कटवाए हैं एंड उन्हें बेचे हैं बिकॉज मैं जो है तुम्हें क्रिसमस पे एक अच्छा सा गिफ्ट दिए बिना रह ही नहीं सकती थी. I wanted to buy a gift for you. It will grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. तो कहते हैं घर की खेती है भाई, वो फिर से उग जाएगी. I hope तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है. I hope you don't mind. ठीक है, मुझे ये करवाना ही पड़ा. My hair grows awfully fast. तो आगे जो है चीज़ों को कवर अप करने के लिए कहती थी कि मेरे बाल तो वैसे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. Say Merry Christmas Jim and let's be happy. तो कहता है Merry Christmas कहो, एक दूसरे को विश करते हैं और खुश रहते हैं. You don't know what a nice, what a beautiful, nice gift I've got for you. तो कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सा गिफ्ट लेके आई हूँ. तो अब जिम कहता है You have cut off your hair. तुमने अपने बाल कटवा दिए. Asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. तो मतलब इतना उसने सुन लिया देख लिया फिर भी ऐसा लग रहा था, वो बोलते हैं ना बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो फिर भी वो लेबोरियसली एकदम फटीगिंगली एकदम जल्दी से बोलता है. फटीगिंग यानी बहुत ही जल्दबाजी से कहता है वो एकदम कि सही में तुमने अपने बाल कटवा लिए भाई. मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही है ये बात. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? Anyhow, I'm me without my hair, ain't I? अब यहाँ पे डेला क्लियरली बताती है हाँ भाई कटवा दिए और बेच दिए. तो डेला को अब ये लग रहा है कि शायद वो उसे पसंद नहीं कर रहा, कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं तो क्या हुआ, मैं तो मैं हूँ ना, मेरे बालों के बिना मैं तो डेला ही हूँ ना, राइट. या ईदर यू जस्ट लाइक मी फॉर माई हेयर. तो उसकी थिंकिंग कुछ उस वे में चली गई. जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली. अब जिम जो है रूम में इधर उधर देखने लगा. You say your hair is gone, he said with an air almost of idiocy. तो वो फिर से पूछता है कि तुम कह रही हो तुम्हारे बाल सही में चले गए हैं. और किस वे में बोला उसने, एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी. इडियोसी यानी तुमने वर्ड सुना है इडियट कहते हैं. तो इडियोसी इज बेसिकली एक स्टूपिड सा बिहेवियर जिसे कहते हैं. तो उसने वही कहा कि तुमने अपने बाल जाने दिए, तुम अपने बाल कटवा लिए ऐसा करके. You need not look for it, said Della.
इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। तो क्योंकि जिम इधर उधर देख रहा था ना रूम में, तो कहते तुम इधर उधर मत देखो, नहीं है बाल मेरे, वो बेच दिए मैंने, चले गए वो। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू। तो कहती क्रिसमस ईव है यार, तुम खुश रहो, एंड वो बाल जो है मैंने तुम्हारे लिए ही तो दिए हैं। मे बी द hairs of my head were numbered. She went with a sudden serious sweetness. Shall I put the chops on, Jim? तो फिर वो बात को टालते हुए कहती है कि shall I put the chops on? chops बेसिकली क्या था, जो वेजिटेबल्स उसने कट करके रखे थे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं चढ़ा दूँ वो, मतलब अपन खाने की तैयारी करते हैं, यानी उसने बात टाल दी, आगे बढ़ती है वो। Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He enfolded his Della. यानी ऐसा लग रहा था कि इतनी देर तो जिम जो है ना होश में ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। एंड फाइनली वो डेला के पास आता है और उसे कहता है फॉर 10 seconds let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? तो यानी अब जो है एक एग्जामिनेशन चल रहा है। डिस्क्रीट स्क्रूटनी का मतलब है किसी चीज़ को बहुत देर तक एग्जामाइन करना, यानी हिसाब किताब लगाते हैं ना बेसिकली, तो वो हिसाब किताब लगा रहा था। A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. So अब finally जो तुमको जब से टाइटल सुनते आ रहे हो द गिफ्ट ऑफ द Magi, मैम ये Magi होता क्या है, तो यहाँ पे आती है Magi की बात। बेसिकली द Magi जो है ये कुछ मैन है, कुछ मैन यानी कुछ आदमी हैं, कुछ मेल्स हैं, जो कि जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, यानी गॉड जो है क्राइस्ट, क्रिश्चियंस के जिन्हें हम गॉड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट, जब वो पैदा हुए थे, आई होप आपने ये सब कहानियाँ देखी होगी, उनकी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज आती हैं, अगर आपने स्कूल में भी कभी कोई स्किट देखा होगा। तो ऐसे जो है जब वो बॉर्न हुए थे, यानी जिसे हम कहते हैं इन्फेंट जीसस, इन्फेंट यानी क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है। तो जब वो पैदा हुए थे तो 3 वाइस मैन यानी इतने अच्छे थे वो लोग, तो उन लोगों ने क्या प्रथा टाइप की एक स्टार्ट कर दी कि दे ब्रॉट सम गिफ्ट्स, बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स। वैल्यूएबल का मतलब ये नहीं होता कि महंगे गिफ्ट्स, भाई वैल्यू किससे ऐड होती है, विद फीलिंग्स। यानी आप किसी के लिए बहुत सोच समझ के, मान लो बहुत ही छोटी सी चीज़ हो, लेकिन यू नो कि वो उस पर्सन को काम आती है एंड आपने बहुत ही हार्टिली दी है। जैसे आप मानो छोटे बच्चे जो है क्या गिफ्ट दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो प्यारा सा कार्ड बनाएंगे, ऑल्दो वो कार्ड जो है कोई कॉस्टली नहीं होता है, उसमें जो है बहुत नीट नहीं होगा, बट उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, अपनी फीलिंग स्पेंड किया है। तो सिमिलरली जो है जो मेजाई हैं, 3 वाइस मैन थे, वो जीसस के लिए गिफ्ट लेके आए थे, है ना, जब वो पैदा हुए थे। तो यहाँ से जो है ऐसी प्रथा चालू हो गई, उन 3 मैन को बोला जाता है द मजाई। एंड जो है क्रिसमस का जब त्यौहार आता है, जब फेस्टिवल्स आता है, तो लोग जो है आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फेस्टिवल। मान लो अपन दिवाली होती है तो अपन को नहीं बड़ों से खर्ची वगैरह मिलती है ना, यहाँ कभी स्वीट्स शेयरिंग होती है, दिवाली पे मिठाइयाँ आती हैं घर पे, अलग अलग त्योहारों में भी होता है। तो वैसे ही सेम जो है क्रिसमस पे ये एक टाइप ऑफ बन गया ट्रेडिशन कि यू हैव टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, है ना, एज आउट ऑफ लव। तो द मेजाई, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का बात यही है कि यहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जिम एंड डेला, ऑल्दो दे वर वेरी पुअर, बट फिर भी जो है उन्होंने अपनी जो है इतनी प्रेशियस चीज़ें जो हैं, मोस्ट बचा क्या था उनके पास, सोना चांदी तो था नहीं, लेकिन डेला के पास अपने सुंदर बाल एंड जिम के पास ही अपनी वॉच, तो वही चीज़ जो है उन्होंने सेल करके अपने जो है बिलवड के लिए कुछ खरीदा। So a mathematician or wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. अब क्या हुआ, अब जो है जिम ने अपने पॉकेट से एक कुछ पैकेट निकाला, एक पैकेज निकाला और उसने टेबल के ऊपर रख दिया। Don't make any mistake, Del, he said, about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. तो अब जब से हम देख रहे थे कि डेला को क्या लग रहा था कि उससे अपने बाल शेव करा लिए, तो डिम शायद उसे पसंद नहीं कर रहा है। तो जिम कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब आते हैं जिम के पर्सपेक्टिव से, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। कोई हेयर कट, कोई शेव, कोई शैम्पू जो है मुझे, मतलब तुम अगर बाल अच्छे करो, तुम्हारे बाल सुंदर हो बुरे हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट विल नॉट लेसन माई फीलिंग्स फॉर यू। बोल रहे तुम मुझे गलत समझ रही हो, बात ये नहीं है। बोलता है, आगे की लाइन सुनना, बहुत ही बड़ा जो है ना, मैंने बताया था इन ऑथर की कहानियों में क्या आता है, ट्विस्ट आता है। सो ही सेज, but if you'll unwrap that package you may see why you had me going a while at first. तो कहता है ये जो मैंने पैकेट टेबल पे रखा है, पहले तुम इसे खोल के देखो और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं जो है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों बौखला गया था और क्यों तुम्हें जो है मैं देखे जा रहा था। उसका रीज़न कुछ और है, उसका रीज़न ये नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं आ रही।
तो अब जो है एक्साइटमेंट ये है, तुम सब भी सोच रहे होगे कि मैम क्या है उस पैकेट में, ये तो बताइए। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग पेपर। वाइट फिंगर्स यानी डेला की जो है अब ऑफ कोर्स जो है गोरी थी वो, गोरी फिंगर्स, निम्बल यानी क्विकली फटाफट से पैकेट को खोल के देख रही थी कि ऐसा क्या है इसमें। एंड देन एन एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, एंड देन अलास a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the conferring powers of the lord of the flat। तो पहले तो वो देखी तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पर उसके बाद वो खुशी जो है थोड़े गम में बदलने लग गई, थोड़ी हंसी, बोलता है ना खुद पे कभी कभार बेवकूफ़ी वाली हंसी आती है, रोना आता है, सब कुछ जो है सारे जो है मिक्स्ड इमोशंस आने लगे, और वो इमोशंस से अनकंट्रोलेबल। हिस्टेरिकल मतलब दोज इमोशंस विच वी कांट कंट्रोल। सो ये रहा वो गिफ्ट। यस, तुम्हें सही दिख रहा है। फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, siren back that Della had worshipped for long in a Broadway window। अब सोचो, समझ पा रहे हो ना कि जिम बेचारा इतना परेशान क्यों हो रहा था कि जो है डेला ने अपने इतने सुंदर लंबे बाल जो है कटवा के जो है उसने सेल कर दी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स आया था, कंघी लाया था। अब भाई बाल ही नहीं रहे तो किस पे कॉम करेगी वो। एंड ये वही सेट है जो डेला ने कभी एक बार देखा था, किसी ब्रॉडवे की विंडो पे जाते हैं ना अपन जब रोड्स पे, तो ऐसे शॉप्स आती हैं, तो उस विंडो पे उसने सेट देखा था, तब डेला को पसंद आया था। तो जिम ने जो है अब वो सेट उसे ला के दिया, तो अब वो खुश तो हो रही है कि उसके लिए सेट आया है, लेकिन उसके पास तो बाल ही नहीं है, इसलिए जो है उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हो गए। Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair। यानी बहुत ही सुंदर और ज्वेलरी से लदा हुआ मस्त सा जो है ना कोम का सेट लाया था जिम। They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession। तो देखने में ही समझ आ रहा है अच्छी ज्वेलरी वूलरी लगी है तो बहुत ज़्यादा महंगे कॉम होंगे वो। एंड उसका हार्ट जो है सिंपली क्रेव यानी किसी चीज़ की बहुत दिल से चाह होती है, यर्न होती है, लेकिन क्या करे, बस अब उसके पास तो बाल ही नहीं रहे। तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी कि उसका हस्बैंड जो है उसके लिए इतना सोच के इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया, बट अब वो जो है उसका यूज़ ही नहीं कर पाएगी। एंड नाउ दे वर हर्स, बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव adorned the coveted adornments were gone। तो नाउ दे वर हर्स यानी दे कौन है यहाँ पे, कोम। अब कंघी तो उसकी हो गई, यानी इतने टाइम पहले उसने सोचा था कि वो कोम उसे चाहिए, अब मिल गई। बट द ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब होता है किसी के लंबे बाल, यूजुअली वुमेन्स के लंबे बालों को ट्रेसेस कहते हैं। तो वो ट्रेसेस यानी वो बाल जिनमें ये अडॉर्नमेंट यानी ये जो कंघी फेरते हुए अच्छे लगते हैं वो चले गए थे। यानी अब कंघी तो आ गई लेकिन बाल चले गए। और आई थिंक लाइफ में ना आधे टाइम चीज़ें ऐसी होती है, हम एक चीज़ की चाह करते हैं, वो मिल जाती है तो कभी दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है तो तीसरी चली जाती है, एंड दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। सो आगे देखते हैं। बट शी हग्ड देम टू हर बॉसम एंड at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hair grows so fast Jim। तो अब जो है फाइनली उसने जो है अपने कोम्स को ऐसे वो लेके आया और उसने ऐसे ऐसे सीने से लगाया अपने, और ऊपर देखा डिम आइज से, मुस्कुरा के वो जिम को कहती है, पर मेरे बाल जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि अब तो ये चीज़ हो चुकी है। तो वो कहती है नहीं भाई, घर की कहती है मेरे बाल बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो करते हैं, तो मैं ज़रूर इन कोम्स का यूज़ कर पाऊंगी। And then Della leaped up like a little singed cat and cried, oh, Jim had not yet seen his beautiful present। तो अब जो है डेला सोचती है कि जिम ने उसका तो ब्यूटीफुल प्रेजेंट देखा ही नहीं है। उसने फटाफट से जो अपनी पाम यानी मुट्ठी में, मैंने कहा था मुट्ठी में उसने अंदर ऐसे बंद करके रखा था वो चेन, फॉप चेन, अपन को तो पता है ना, फॉप चेन थी। अब उसने द डल प्रेशियस मेटल सीम टू फ्लैश विद द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्राइट आर्डन स्पिरिट। तो जैसे ही उसने खुशी से जो है अपना पाम खोला और उसे जो है क्या दिखाया, अपना गिफ्ट दिखाया। आर्डेंट स्पिरिट यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इट हैपन्स राइट व्हेन कभी आप किसी के लिए बहुत ही मेहनत करके जो है एक गिफ्ट लेके आते हो तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है। तो वैसी उसी फीलिंग से जो है डेला ने गिफ्ट दिखाया। Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it। तो वो पूछती है जिम ये बहुत ही ज़्यादा डैंडी यानी एकदम स्टाइलिश है ना, बहुत ज़्यादा, या बहुत अच्छा है ना, मैंने जो है पूरे शहर में ढूंढा था तुम्हारे लिए। You will have to look at the time 100 times a day now। और अब जब तुम इसे अपनी सुंदर सी घड़ी में लगाओगे तो तुम दिन में जो है 100 बार टाइम देखोगे। Give me your watch, I want to see how it looks on it। अब डेला कहती है कि मुझे अपनी वॉच दो, लेट मी सी कि इस पे लगा के वो फॉप चेन कैसी लगती है। और मुझे लगता है कि अगर समझदार हो तो इशारा समझ रहे हो, जिम ने जो है कैसे खरीदा होगा डेला के लिए इतना महंगा प्रेजेंट। उसने जो है अपनी वॉच बेच दी थी, जो कि आगे आएगा।
Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. तो उसकी बात क्या ही मानता वो टम्बल डाउन, यानी सोफा वगैरह होता है ना, कभी अपन परेशान हो जाते हैं, बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है लाइफ में, जैसे गोलमाल टाइप हो जाता है, तो बैठ गया काउच पे बिल्कुल ही, है ना, अपने जो है हाथ सर पे रखा और मुस्कुराने लगा. Dell said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. तो कहता है कि डेला एक काम करते हैं, अभी जो है अपने क्रिसमस के गिफ्ट्स को एक साइड रखते हैं एंड अपन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट, मतलब ये इतने अच्छे हैं अभी यूज करने के लिए, तो अभी तो इन्हें छोड़ ही देते हैं. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कोम. समझे कि नहीं कहानी का ट्विस्ट? एंड आई थिंक काफ़ी बच्चे जो ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि जिम ने जो है उसके लिए कॉम खरीदने के लिए घड़ी ही बेच दी, और भाई डेला जो चेन लाई थी वो तो घड़ी के लिए ही थी, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जो प्रेजेंट लाए अभी वो काम के थे ही नहीं. अब कहता है आगे कि चलो मूव ऑन करते हैं. एंड नाउ सपोज यू पुट दी चॉप्स ऑन. पुट दी चॉप्स ऑन यानी अब जो है खाना चढ़ा दो तुम जो है पैन पे. द मेजाई एज यू नो वर वाइस मैन, wonderfully wise men who brought gift to the babe in the manger. तो मेजाई जो थे हमें पता है बहुत ही अच्छे लोग थे, अच्छे मैन थे जो कि गिफ्ट लेके आए बेब इन द मैंगर. अब बेब किसे कहा गया है यहाँ पे? हमारे प्यारे से जो बेबी क्राइस्ट है ना, बेबी क्राइस्ट को बेब कहा गया है यहाँ पे इन द मैंगर. मैंगर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा हम कह सकते हैं जगह जहाँ पे एक ऐसा टाइप का बॉक्स होता है बेसिकली, जिसमें हॉर्सेज और उनका चारा नहीं रखा जाता है, दैट इज अ मैंगर. तो आपने अगर कहानी सुनी हो तो जीसस क्राइस्ट जो है जब वो पैदा हुए थे तब इसी मैंगर में थे वो, तो उनके लिए जो है लेके गए थे क्या? मेजाई गिफ्ट लेके गए थे. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. और जैसे मैंने आपको बताया क्रिसमस पे प्रेजेंट्स यानी तोहफे देने की प्रथा जो है उन्होंने ही शुरू की थी. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइस वंस, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of the house. तो यहाँ lamely का मतलब क्या है? ये तुम्हें अगर कहानी के एंड तक आए होगे तो तुम्हें लग रहा होगा ना कितनी फुलिशनेस है कि एक जो वाइफ है उसके पास अपने लंबे बाल थे तो उसने कटवा दिए वो बाल, बेच दिए. क्यों? अपने हस्बैंड की वॉच के लिए चेन खरीदने के लिए, और हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ के लिए कॉम खरीदने के लिए वो वॉच बेच दी. तो बेसिकली दोनों जो गिफ्ट लाए थे अभी वो दोनों का ही कोई यूज़ के लिए नहीं है. एंड जबकि वो इतने पुअर थे तो ये दो ही जो है पोजेशन थे उनके पास, अमानत थी, जिन्हें उन्होंने बेच दिया एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए. But in a last word to the wise of these days, let it be said that all who give gifts, these two were the wisest. तो कहते हैं पर जो भी हो यार, आउट ऑफ लव दे डिड इट फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए कितना सेल्फलेस लव था. अपनी सबसे फेवरेट सबसे कीमती चीज़ जो है उन्होंने दूसरे के लिए सेल कर दी. तो यानी यही है, यही जो एसेंस है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का, कि कैसे जो है आप किसी को जब गिफ्ट देते हैं तो इट डजंट मैटर कि इफ इट्स वेरी एक्सपेंसिव और समथिंग, इट मैटर्स हाउ मच सैक्रिफाइस यू आर पुटिंग इनटू इट, है ना, एंड हाउ मच फीलिंग्स यू आर पुटिंग. तो वही यहाँ पे जो है ऑथर कहते हैं कि एट लास्ट जितने भी लोगों ने गिफ्ट दिए हों, मुझे लगता है दीज टू यानी जिम एंड डेला का गिफ्ट जो था वो बहुत ही वाइसेस्ट था. ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर दी वाइसेस्ट, यानी जितने भी जो हैं गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, देते हैं, उनमें से सब ये वाइसेस्ट हैं. एवरीवेयर दे आर दी वाइसेस्ट, दे आर दी मेजाई. सो द मेजाई इज नॉट ओनली, अभी तो ये ठीक है जीसस क्राइस्ट के टाइम पे हम उन मैन की बात करते हैं, लेकिन एनीवन, कोई भी किसी को, अच्छा गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है. इस कहानी का सेंस क्या है? लिटरेचर में इट्स नॉट अबाउट साइंस का तुम कोई थ्योरम पढ़ रहे, मैथ्स का कोई थ्योरम पढ़ रहे हो, साइंस का कोई जो है लॉ पढ़ रहे हो. नाउ लिटरेचर में होता क्या है, राइटर डिफरेंट फीलिंग्स को भी बताता है. तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ मेजाई का मैंने क्या बताया, ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को जो है त्योहार पे या कोई तोहफे में ऐसे बंद करके दे रहे हो. गिफ्ट कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं. गिफ्ट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर तुम अपने पेरेंट्स की बात मानने लगो तो वो उनके लिए एक गिफ्ट है. सबके लिए गिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं? इफ़ यू आर गिविंग समथिंग टू द पुअर, है ना, छोटी सी आपने किसी की, आप रास्ते में चलते हुए किसी की आपने बहुत मदद कर दी, है ना, कि यहाँ उसको ये बता दिया, गाइड कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल गिफ्ट. सो गिफ्ट इज बेसिकली समथिंग विच आर डूइंग फ्रॉम द हार्ट सेल्फलेसली. तो यही सेंस था हमारी इस बहुत ही स्वीट सी स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाई का. मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को है ये स्टोरी कैसे लगी, एंड जो है ऐसे गिफ्ट्स देने में जो है आप लोग को क्या लगता है, मज़ा आता है, नहीं आता है. डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्लास के दोस्तों के साथ, क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू आवर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है भाई जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, एंड हमारा चैनल दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पे आपको मिलते हैं सभी सारे यानी सभी सब्जेक्ट्स के जो है एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स बनाने जो तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी किताबें खोलते हो, वो सब हमने बना के दिए हैं। सिंपल सा काम है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, वहाँ पे लिंक दी गई होगी नोट्स करके, वहाँ से आप जाके नोट्स को ले सकते हैं। एंड इस पूरी क्लास 9th की प्लेलिस्ट की भी लिंक दी गई है, तो कि कोई चैप्टर छूट गया हो तो वो भी आप जाके जो है स्टडी कर सकते हैं। I know you guys must be on social media, so do follow us on our Instagram handle for more updates. See you all in the next session, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। Till then, goodbye.